The name of the chapter is The World Population, Distribution, Density and Growth. So mainly you are getting an idea that what we are going to discuss in chapter. नेम से ही हमें काफ़ी कुछ चैप्टर के बारे में अंदाज़ा लग जाता है कि चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. अब सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड population. So what does this means? What does this word mean? Population. So in a layman's language, if we try to understand, the number of person or the number of people residing in a particular area refers to the population of that area. Okay. So the people of a country are its real wealth. The first line of this chapter, the first sentence, the people of a country are its real wealth. इसका मतलब क्या है? And it is very important question point of view से भी बहुत important है, because अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए the people of a country are its real wealth, justify. So here you can see कैसे एक सिंगल सेंटेंस भी एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है. तो द पीपल ऑफ अ कंट्री, अब एक किसी भी कंट्री के लोग उसके एक्चुअल रिसोर्सेज हैं या उसकी सबसे बड़ी वेल्थ है, कैसे हम ये कह सकते हैं? हम क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी सारे रिसोर्सेज को काम पे लगाता है. अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो मशीन्स कौन ऑपरेट करेगा? हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे रोबोट्स, तो ठीक है, तो वो रोबोट्स को भी कौन बनाएगा? उनकी फंक्शनिंग, उनकी ट्यूनिंग, ठीक है, उनको क्या काम करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? अल्टीमेटली ये सारा काम करेंगे ह्यूमन बींग्स. तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि जो किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन के जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वही उसकी एक्चुअल वेल्थ होती है. अब देखो, अब हमने बोला कि द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स एक्चुअल रिसोर्स. तो जब जनता या जब जनसंख्या, जब देश में रहने वाले लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि एक कंट्री में, एक नेशन में कितने लोग हैं. ठीक है, अब हमने देख लिया कितने लोग हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कितने बच्चे हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने ओल्ड पीपल हैं. तो ये सब काम हमें, ये सब बातें अबाउट पॉपुलेशन हमें पता होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी को डेमोग्राफी भी कहते हैं. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर दैट देयर इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ जॉर्ज बी क्रेसी, एंड ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है. आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड कि ये रिमार्क किस पर्सन ने दिया था, ये किस पर्सन का कमेंट है. सो यू हैव टू राइट इन द आंसर जॉर्ज बी क्रेसी. तो व्हाट ही हैज़ सेड, एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी. तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं एशिया में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी अगर हम डिस्कस करें, ऑन द अदर हैंड कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है. जैसे हम देखते हैं मिडिल ईस्ट एशिया जो है, या साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, चाइना, इंडिया, इस तरफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट. और अगर हम और नॉर्थ में मूव करते जाएं, पोलर रीजन्स की तरफ, तो पॉपुलेशन वहाँ पर कम है, राइट. सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. मतलब हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब देखो, दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलस या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्रीज़ 10 है, मतलब 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं जिनमें अबाउट पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, अब इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में से 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एशिया में हैं. तो इसको हम इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? एशिया की, राइट. सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड कंट्रीज़ कहाँ पर है? एशिया में. ये एक बात हो गई. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 10 कंट्रीज़, और इसी ऑर्डर में हम इसको याद रखेंगे. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की. अभी के लिए देखें तो चाइना इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन, इंडिया, देन USA, then Indonesia, then Brazil, then Pakistan, then Nigeria, then Bangladesh, then Russia and Mexico. So ये सभी कंट्रीज़ आपको पता है किस कॉन्टिनेंट में? इंडिया, चाइना आर इन एशिया, USA नॉर्थ अमेरिका, इंडोनेशिया अगेन एशिया, Brazil in South America, Pakistan in Asia, Nigeria in Africa, Bangladesh in Asia, Russia in Asia and Europe both, and Mexico is in North America.
ओके, सो दीज आर द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इन सबसे ज़्यादा 10 जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं इसमें से 6 कंट्रीज़ एशिया के अंदर हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी एक पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है। हिंदी में वी यूज़ द टर्म जनसंख्या घनत्व। तो आखिर ये जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? इट मीन्स कि एक लैंड पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बट हम जब देख रहे हैं कि एक पर यूनिट में यानी 1 किलोमीटर में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक अ लैंड, राइट, अगर मैं एक लैंड पीस ले रही हूँ एंड आई एम सेइंग कि उस जगह में, मतलब अगर एक एरिया है, पर्टिकुलर एक एरिया है, उसमें 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें पता चलता है कि लैंड और ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में क्या रिलेशन है। इससे हमें साइज ऑफ लैंड और पीपल के बीच में एक रेशियो का पता चलता है। और डेंसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब देखो, अगर हम एक एग्जांपल लें, छोटा सा एक रीजन है एक्स जिसका एरिया क्या है 100 स्क्वायर किलोमीटर और वहाँ की पॉपुलेशन क्या है 1,50,000। तो हमने क्या करा, पॉपुलेशन को रखा न्यूमरेटर में मतलब ऊपर, और नीचे रखा हमने एरिया को यानी डिनोमिनेटर में। ना अब हम क्या करेंगे, ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए, बच क्या गया 1500% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि ये जो 100 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है इसमें कितने लोग रहते हैं। इसमें रहते हैं 15, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं 1500। तो इट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलॉन्ग विद ए फॉर्मूला। सो now after discussing density of population we are going to discuss about the factors which influence the population। अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो वी कैन राइट द सेम फैक्टर्स, हम सेम फैक्टर्स लिख सकते हैं अगर हमें पूछा जाए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक या फिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो हमें स्पेसिफिक दे देता है कि राइट ज्योग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है, वो हमें बोल देगा कि आपको ज्योग्राफिक फैक्टर्स लिखने हैं या आपको इकोनॉमिक फैक्टर लिखने हैं या फिर आपको सोशल फैक्टर्स लिखने हैं। मतलब वो आपको मेंशन करके दिया जाएगा कि आपको भौगोलिक कारक लिखने हैं या आपको सामाजिक कारक लिखने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि हिस्ट्री में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थी वो डेवलप हुई थी नदियों के आसपास। कहाँ पर? नदियों के आसपास। तो मतलब वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है लाइफ के लिए और लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल है, वो भी फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर नहीं, जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ वाटर अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है लैंड फॉर्म्स। अब ये लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में लें तो जो लैंड है, लैंड सरफेस है, उसकी लैंड सरफेस कैसा है, मतलब प्लेन एरिया है या फिर इट इज़ अ माउंटेनियस रीजन या फिर पठारी यानी प्लेटियो रीजन है, किस तरह का रीजन है। तो जनरली लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन्स पे और जेंटल स्लोप्स पे। अब देखो लोग क्यों मैदानों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैदानों में यानी प्लेन्स में ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना इजी है, सड़कें बनाना, सड़क निर्माण इजी है, इंडस्ट्रीज़ बनाना यानी जॉब, लोगों को जॉब चाहिए रहने के लिए तो प्लेन्स में जॉब फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी भी होती है, सॉइल फर्टाइल होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली करा जा सकता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि लोग प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो माउंटेनियस रीजन्स की अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक तो माउंटेनियस रीजन की टोपोग्राफी अलग है। माउंटेनियस रीजन्स का स्लोप कैसा होता है? खड़ी ढाल वाला होता है, खड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़कें बनाना या रेलवे लाइंस डेवलप करना पॉसिबल नहीं है।
तो ये रीज़न है कि पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन एंड जेंटल स्लोप्स। और अगर आपको जब भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है तो यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में यू कैन मेंशन अबाउट द गंगा प्लेन, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वेयर द एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू इट्स प्लेन रीजन। मैदानी इलाका होने के कारण जो भारत के गंगा मैदान है यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। नाउ द थर्ड इज क्लाइमेट। अब पीपल प्रेफर टू लिव इन द क्लाइमेट इन मॉडरेट क्लाइमेट। लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ठंड वाले जगह में रहें या बहुत गर्मी वाली एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना लोग नहीं पसंद करते। तो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे कंफर्टेबल होता है मॉडरेट क्लाइमेट। ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बरसात भी हो, ठीक है, गर्मी हो, सर्दी हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत एक्सट्रीम है क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर रीजन्स में हमने देखा कि एस्किमोज रहते हैं, ठीक है। पोलर रीजन में कौन लोग रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं। या फिर अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें, रशिया के नॉर्दर्न एंड्स में चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में जाएं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो मिड लैटिट्यूड्स है, ठीक है, जो ट्रॉपिक्स के आसपास एरिया है, मतलब ट्रॉपिकल जो रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम नहीं है। और सबसे फेवरेट जगह जो लोगों की है वो है मेडिटेरियन रीजन। सीज मतलब मेडिटेरियन सी, यू ऑल नो द लोकेशन ऑफ मेडिटेरियन। अगर नहीं पता यू कैन चेक दैट इन एन एटलस। तो मेडिटेरियन रीजन जो है, एक तो क्या होता है जहाँ भी आसपास सी या कोई भी बड़ी वाटर बॉडी होती है तो वाटर बॉडी क्या करती है कि टेम्परेचर को ना मॉडरेट रखती है, ठीक है। अब मॉडरेट टेम्परेचर में रहना लोग पसंद करते हैं, तो यही रीज़न है कि मेडिटेरियन रीजन्स जो हैं वो हिस्ट्री, मतलब अगर हम और पहले की भी बात करें अराउंड 1700 1800, तो तब भी वहाँ पे लोग थे बिकॉज ऑफ द प्लेजेंट क्लाइमेट। अब ये एक टेबल है, इसमें रीजन वाइज डेंसिटी दी हुई है सारे, मतलब मेन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनकी पॉपुलेशन, लैंड एरिया, डेंसिटी और वर्ल्ड परसेंटेज, इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कहाँ की? एशिया, राइट, यू ऑल नो एशिया, ठीक है। और एशिया में वर्ल्ड की कितनी % पॉपुलेशन है? दिस यू नीड टू कीप इन माइंड, 59.5%। सबसे कम पॉपुलेशन है ओशियानिया। अब ये ओशियानिया क्या है? ओशियानिया मेनली आइलैंड्स हैं, जैसे जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड, टस्मानिया, ये आसपास का सारा रीजन आता है, दैट इज़ ओशियानिया। और यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन रहती है और डेंसिटी यहाँ की सबसे कम है, ओके। सो और एशिया की डेंसिटी यू नीड टू रिमेंबर, इट इज़ 146% पर स्क्वायर किलोमीटर, क्वाइट हाई, एक्चुअली वेरी हाई। ओके, सो कमिंग टू अनदर फैक्टर, अनदर जोग्राफिकल फैक्टर। देखो हम यहाँ पर सारे भौगोलिक कारकों का डिस्कशन कर रहे हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो उसमें लास्ट है, द लास्ट वन इज ओके सॉइल। अब लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, एलोवियल सॉइल हो, ठीक है, मतलब फर्टाइल सॉइल हो। बेसिकली हमें चाहिए फर्टाइल सॉइल ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकें, मतलब उस पर खेती कर सकें। तो फर्टाइल सॉइल के रीजन्स में लोग रहना पसंद करते हैं। देखो अब राजस्थान में कैसी है, राजस्थान में एरिड सॉइल है, वहाँ पे कुछ भी उगाना बिना, वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है तब उगा सकते हैं, बट उगाना बहुत टफ है। अगर ऐसे ही हम जाएं अलास्का में, मतलब अलास्का में पूरा बर्फ़ से ढके रहते हैं, सड़कें और जगह पूरी बर्फ़ से ढके रहती है, तो क्या उस बर्फ़ से ढके रीजन में हम एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा मार्शी सॉइल है, मार्शली मतलब दलदली मिट्टी है, तो क्या वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है? नहीं। और अगर हम बात करें ऐसे रीजन्स की जहाँ पे सॉइल सलाइन है, मतलब सॉइल में सॉल्ट की जो अमाउंट है, सॉल्ट्स की यानी लवण की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, राइट। पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर वहीं पॉसिबल है जहाँ पर सॉइल हो। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हमने 4 जोग्राफिकल फैक्टर्स डिस्कस किए, एक बार क्विक गो थ्रू करेंगे वापस से। सॉइल्स, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स एंड वाटर, ओके, याद हो गया? पानी, लैंडफॉर्म्स, जलवायु और मृदा, दैट इज सॉइल, ओके। सो ये डिस्कस करने के बाद वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमी, सो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? मिनरल्स। देखो जहाँ पे भी मिनरल्स होंगे
मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे आसपास इंडस्ट्रीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज़ होंगी तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो लोग वहाँ पर रहेंगे बिकॉज एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो यही रीजन है कि मिनरल्स जहाँ पे भी द रीजन्स वेयर द मिनरल्स आर प्रेजेंट दे आर जनरली हाईली पॉपुलेटेड। अगर हम सबसे नियर बाय एग्जाम्पल लें तो दैट इज़ ऑफ इंडियन प्लेट्यू, राइट। छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है। और जो भी मिनरल इंडस्ट्रीज जब लगती हैं तो वहाँ पर देखो हर तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, सेमी स्किल्ड लेबर की भी और नॉन स्किल्ड लेबर की भी। क्योंकि देखो एक बड़ी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए हमें स्किल्ड एजुकेटेड पर्सन चाहिए, वहीं पर एक्सट्रैक्शन मिनरल्स को निकालने के लिए लेबर्स चाहिए जो सेमी स्किल्ड भी चलेंगे और नॉन स्किल्ड भी चलेंगे, है ना। तो सेकंड जो इकोनॉमिक फैक्टर है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन इज़ अ फिनोमिना, यानी शहरीकरण। ये क्या है, शहरीकरण होता है लोग जब गाँवों से निकलकर, विलेजेस से निकलकर सिटीज़ यानी अर्बन एरिया यानी जो शहरी इलाके हैं, नगर हैं, वहाँ की तरफ जाने लगते हैं, मतलब नगरों में और शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो ये फिनोमिना को कहते हैं अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। अब देखो सिटीज़ में हम सब सिटीज़ में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो हम सब ने देखा, हम सबके गाँव होते हैं, हम गाँव जाते हैं तो हमें पता है कि गाँव में इन्वायरमेंट अच्छा है, साफ़ है, ठीक है, एयर प्योर है, बट फैसिलिटीज़ गाँवों में आज भी कम है। वहीं सिटीज़ में चाहे एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, चाहे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, सिविक एम्यूनिटीज़ की बात करें, तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, और चाहे किसी भी तरह की सुविधाएं हो, वो मनोरंजन की सुविधाएं हो जैसे फिल्म हॉल्स, थिएटर्स, मॉल्स, ये सब चीज़ें, ये सब शहरों में हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागने लगे हैं, और शहरों में नो डाउट एम्प्लॉयमेंट भी है, जॉब्स भी हैं। अब इसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। जब भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो वहाँ पे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लोगों के सामने, तो लोग क्या करते हैं, आसपास बसना शुरू करते हैं। देखो कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जो केवल इंडस्ट्रीज़ की वजह से बसते हैं। जैसे अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगी तो क्या होगा, लेबर्स काम करने आएंगे। अब लेबर्स गाँवों से काम करने आएंगे तो क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ के आसपास ही कोशिश करेंगे कि एक घर ले लें इंडस्ट्रीज़ के आसपास, या फिर इंडस्ट्रीज़ ही क्या करती है ना, अपने इंडस्ट्री के आसपास सर्वेंट क्वार्टर्स को डेवलप करती है। तो इससे क्या होता है, नई तरह के, इससे भी क्या होता है, आसपास पॉपुलेशन बढ़ती है और टाउन्स का ग्रोथ होता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। थर्ड फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अच्छा अब देखो पॉपुलेशन की हम बात करें तो हम सोशल कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कल्चरल फैक्टर्स, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ से हमारे रिलीजियस बिलीव्स जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हिंदूज़ के लिए मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मथुरा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर वी बिलीव कि लॉर्ड कृष्णा का अवतार हुआ था। लॉर्ड कृष्णा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो उस जगह से लोगों का विश्वास, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कुछ जगह होती है जहाँ पे लोग बसना नहीं पसंद करते, लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ की सोसाइटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोग सिविलाइज्ड नहीं है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेसी है। तो ऐसे कल्चर में लोग रहना नहीं पसंद करते। लोगों को चाहिए ऐसी सोसाइटी जहाँ पे थोड़ा मतलब कल्चर अच्छा हो, वैल्यूज़ हो। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमारे रिलीजियस बिलीफ से जुड़ी होती हैं, तो उन रिलीजियस बिलीव्स वाली जगहों के आसपास भी हम बसना पसंद करते हैं। जैसे मथुरा में पॉपुलेशन काफ़ी है, और अगर हम ऐसे ही देखें तो काफ़ी सारी और भी प्लेसेस हैं जो लोगों के रिलीजियस बिलीव्स से जुड़ी हुई हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे क्या होता है, देखो हमने सबने ये बात सुनी है कि कोई ना, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब तो मैं हरिद्वार में सेटल हो जाऊंगा, मतलब या मैं अब हरिद्वार में बसना चाहता हूँ। तो देखो इस तरह से क्या होता है कि ये जो रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, वो भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फैक्टर्स। तो क्या क्या थे, वाटर स्टार्ट करा हमने वाटर से, देन वी डिस्कस्ड अबाउट लैंड फॉर्म्स, देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्लाइमेट, देन वी डिस्कस्ड अबाउट सॉइल, देन वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल्स and urbanization and इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ा, भूल गई, वो क्या था, कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट।
कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट अफ्रीका में है और इट इज़ पॉपुलेटेड ड्यू टू द मिनरल्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स। ओके, नाउ कमिंग टू बैक टू द टॉपिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी। व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो क्या मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपली क्या मतलब है कि अगर हम दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में नोट करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ ईयर 2000 में पॉपुलेशन मान लो हमें एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 2000 में मान लो पॉपुलेशन 2 लाख थी। ठीक है, अभी 2021 हो गया तो पॉपुलेशन 3 लाख हो गई। ये हम एक छोटी सी कंट्री हमने बनाई है, इमेजिनरी कंट्री है ए, जिसका नाम है ए कंट्री। तो उसकी पॉपुलेशन 2000 में थी 2 लाख्स, अब 2021 में मतलब 2021 में कितनी हो गई 3 लाख्स। तो ये देखो, ये जो पॉपुलेशन में चेंज आया है ना, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ग्रोथ कितनी हुई? 1 लाख। ठीक है, तो मतलब 1 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई। अब ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर। अब वृद्धि दर क्या होती है, यानी ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब होता है, हम ग्रोथ रेट को ना परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, और मतलब कि पॉपुलेशन तो ग्रो हुई पर किस रेट पर हुई, है ना। मतलब पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज क्या था, मतलब कितने परसेंट चेंज हुआ, कितने परसेंट से वो ग्रो करी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। एक तो प्राकृतिक वृद्धि हुई, मतलब नेचुरल ग्रोथ। अब नेचुरल ग्रोथ का मतलब है, नेचुरल ग्रोथ मतलब बर्थ एंड डेथ की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे बर्थ और डेथ की वजह से ही तो आता है, और किस चीज़ की वजह से आएगा? माइग्रेशन। डोंट फॉरगेट अबाउट माइग्रेशन, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मान लो एक जगह है, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में वहाँ बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लेबर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं और बसते हैं। तो उस माइग्रेशन से क्या होता है, दिल्ली की पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है। तो एक तो हो गई नेचुरल ग्रोथ और एक हो गई ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन। और अगर हमें कहीं का भी पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं बर्थ कितने हुए माइनस डेथ, कितने लोगों की डेथ हो गई, और लोग इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग वहाँ पे बाहर से आके बसे और कितने लोग उस जगह से चले गए, आउट माइग्रेशन। तो इससे हमें पूरा पता चल जाता है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कितनी हुई। ओके, तो व्हाट इज़ पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ? पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब है कि जब पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज़ हो रही है और बर्थ रेट ज़्यादा है। ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या है कि जब पॉपुलेशन 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में घटती है। ठीक है, अगर देखो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ वगैरह लगाई जाती है तो पॉपुलेशन कम होती है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग, अभी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हैं, बर्थ एंड माइग्रेशन। तो बर्थ का मतलब क्या है कि जन्म लेना। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि प्रति 1000 बच्चों, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब, पॉपुलेशन में लिया तो पॉपुलेशन में पर 1000 कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, कितना बर्थ हो रहा है, तो दैट इज बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, तो इसे बोलते हैं बर्थ रेट। अब डेथ रेट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेथ रेट की वजह से, डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। अभी कोविड टाइम, रिसेंट जो है कोविड टाइम है, तो इस टाइम में हमने देखा कि पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। तो डेथ रेट भी हमारे पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, मतलब उस पर असर डालती है। अब क्रूड डेथ रेट का मतलब, क्रूड डेथ रेट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे बस चेंज कर देंगे, यहाँ बर्थ रेट था तो कर देंगे डेथ रेट अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। तो क्रूड डेथ रेट की डेफिनेशन क्या होगी? क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का एक पूरा चैप्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे, अभी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन को हमने क्लास 5th 6th से पढ़ा है कि माइग्रेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन या दूसरे स्थान पर जाने को ही हम माइग्रेशन कहते हैं या फिर प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन होता है, तो मान लो मैं एक विलेज में रहती हूँ, मेरे विलेज का नाम मान लेते हैं, कोई एक विलेज है। ठीक है, मैं एक विलेज में रहती हूँ। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए मैंने सोचा कि मैं उस विलेज से दूसरे एक सिटी में
सेटल होंगी। तो ठीक है, मैं विलेज से मूव करी सिटी की तरफ, मान लो मैं फरीदाबाद में आकर या दिल्ली में शिफ्ट हो रही हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में जा रही हूँ कि मुझे दिल्ली में सेटल होना है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो मैंने मेरा ओरिजिनल प्लेस क्या थी, विलेज, ठीक है, और मैं कहाँ शिफ्ट हुई या डेस्टिनेशन क्या है मेरी, दिल्ली। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन वो प्लेस होती है जहाँ से लोग मूव करते हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वो होती है जहाँ पे जाके लोग बसते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया माइग्रेशन के बारे में। इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन क्या होती है, अगर लोग आके बस रहे हैं तो डेट इज़ इन माइग्रेशन, अगर लोग जा रहे हैं तो वो आउट माइग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आना, ठीक है, एमिग्रेशन मतलब जाना। जो लोग आके बसते हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं, और जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ के लिए वो क्या हो जाते हैं, एमिग्रेंट, मतलब वो वहाँ से चले गए। अब माइग्रेशन होता है, अब मैंने माइग्रेशन के लिए मैंने क्या कहा कि विलेज में फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ दिल्ली, ठीक है, एक सिटी में शिफ्ट हो रही हूँ जहाँ पे सब कुछ है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। अब देखो, पुश और पुल का मतलब क्या है। पुश होता है एकदम धक्का मारना, पुल भी वैसा ही है। तो पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी को एक जगह से धक्का देते हैं, मतलब बाहर फेंकते कि नहीं यार यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ से बाहर निकलो। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर फैसिलिटीज़, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, नेचुरल डिजास्टर। अगर देखो, अगर कोई कंट्री है जहाँ पर अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे अभी देखा हमने म्यांमार में क्या हुआ, वी नो म्यांमार में क्या हुआ था, अभी वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। पहले डेमोक्रेसी थी, फिर वो डेमोक्रेसी को हटा के वहाँ पे अब मिलिट्री रूल आ गया। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये म्यांमार की प्रेजेंट कंडीशन है, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब क्या है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है। एंड अगर मान लो एक रीजन है ए, एक कंट्री है ए, जहाँ पर पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, जहाँ पे मतलब अटैक्स होते रहते हैं या पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे लोग बसना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे कोई क्यों रहना चाहेगा, वहाँ से लोग निकलेंगे। तो ये होते हैं पुश फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जनरली क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, पुल फैक्टर्स। ओके, तो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या ट्रेंड्स हैं हमने देखा, देखो इस ग्राफ से हम इस पूरे को स्टडी करने वाले हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी क्वेश्चंस जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें यू कैन सी दिस ग्राफ, आपको एक ग्राफ मिल सकता है और आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब देखो, अगर हम देखें 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, देखो कितना कम पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी है, उसके बाद पॉपुलेशन वही कम है। फिर देखो, जब ये टाइम पीरियड हमारा कौन सा आया, जब आया टाइम पीरियड ये वाला, एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड सेटलमेंट, तो देखो पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज हो रही है, ठीक है। उसके बाद 1800-1700 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुई और सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, ठीक है। मतलब 650 से आज तक हमने देखा कि बहुत सारी टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई, और इन टेक्निकल डेवलपमेंट्स ने कहीं ना कहीं ह्यूमंस को हेल्प किया पॉपुलेशन को बढ़ाने में। तो देखो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। और देखो ना, 1830 में पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन, और देखो 100 साल का समय लगा, इट इज़ अ लॉन्ग स्पैन ऑफ 100 ईयर्स पॉपुलेशन को 2 बिलियन पहुंचने में, ठीक है। उसके बाद देखो 30 साल में, अगले 30 साल में पॉपुलेशन फिर से 3 बिलियन हो गई। 1960 से 75 आते आते पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4 बिलियन। 87 तक, अगले 12 सालों में 1 बिलियन फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, अगले 12 सालों में फिर से 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। तो here यू कैन सी कि पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जब टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई, जब ये सारा बायोटेक डेवलप हुआ, सैनिटेशन डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट जब होना स्टार्ट हुआ, तब से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। और अब पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड यू कैन सी, ये ग्राफ पहले देखो कितना फ्लैटन था, अब ये देखो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इट इज़ ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, अभी एक छोटा सा टेबल और है, डबलिंग टाइम। अब पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम से मतलब है, अगर हम वर्तमान वृद्धि दर को देखें यानी प्रेजेंट ग्रोथ रेट को देखें, मान लो कि प्रेजेंट ग्रोथ रेट इंडिया में 1.64% है, उस ग्रोथ रेट से देखें तो हमारी पॉपुलेशन डबल कितने समय बाद होगी, उसे कहते हैं डबलिंग टाइम। मीन्स द टाइम एस्टिमेटेड इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल गेट डबल्ड as per the present growth rate is known as doubling time of population. Note it down, write
इट डाउन इन योर नोटबुक्स व्हाट इज़ डबलिंग टाइम। सो इस टेबल में देख रहे हैं हम पॉपुलेशन, देखो 1650 से 1804, 500 मिलियन से 1000 मिलियन हुई, कितना टाइम लगा 154 ईयर्स। उसके बाद देखो 2000 मिलियन से 4000 मिलियन, इट टुक 47 ईयर्स। ठीक है, अब देखो 2025 तक हमारा जो प्रोजेक्टेड फिगर है वो है 8000 मिलियन या फिर 8 बिलियन का, कि पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसे हथियार हैं जिन्होंने हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ में बहुत हेल्प किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, साइंसेस डेवलप हुए, तो हम लोग बीमारियों से लड़ पाए। ठीक है, डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। ठीक है, वैक्सीन्स वगैरह बनाकर हम इन खतरनाक बीमारियों से, एपिडेमिक से, पेंडेमिक से बच पाए। अभी भी हालांकि वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक, बट स्टिल अभी भी टेक्निकल बायोटेक इतना डेवलप है कि इसके लिए वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यू मस्ट नो दिस, यू मस्ट रीड देम। आई एम जस्ट टेलिंग इन शॉर्ट कि ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले 500 ईयर्स में 10 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, 20th सेंचुरी में ही पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ी है। डबलिंग टाइम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, द टाइम टेकन बाय the population, the time taken by any country to double its population at present growth rate, मतलब वर्तमान वृद्धि दर के हिसाब से कितना समय लगेगा पॉपुलेशन को दुगना होने में। जैसे मानो मैं पॉपुलेशन, मान लो मैं एक आर्बिट्ररी रीजन, एक इमेजिनरी रीजन लेती हूँ जिससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक रीजन है, अगेन ए एक कंट्री है, मान लेते हैं ए एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 10 है। ठीक है, और ग्रोथ रेट मान लेते हैं 50% है, मतलब 50% ग्रोथ रेट है, एक साल में 50% पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मानते हैं पहले ईयर में पॉपुलेशन 10 थी, 10 पीपल, 50% ग्रोथ रेट है, मतलब कि 50% पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अगले साल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 15 हो गई, 15 पीपल हो गए। अगले साल कितनी हो जाएगी, और बढ़ गया, है ना। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ के एक बार हो जाएगी 20, 10 से 20 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन पहले 10 थी, अब 20 हो गई, तो ये पॉपुलेशन डबल हो गई। तो इसमें कितना टाइम लगा, डबल होने में कितना टाइम लगा प्रेजेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से, यही होता है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डबलिंग टाइम। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब हम बेसिकली कंट्रीज़ की डिस्कशन करने वाले हैं कि अलग अलग रीजन्स में किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन चेंज हुआ है। ग्रोथ रेट देखो बहुत कम है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 1.4% है, बट इतना कम होने के बाद भी देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी हम अप्रॉक्स मानते हैं 7 बिलियन है। तो इतने बड़े नंबर में इतनी छोटी सी परसेंटेज से भी अगर परसेंटेज भी ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। अब इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, टोटल पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। ठीक है, अब नाउ ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिफरेंट रीजन्स। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ का है, अफ्रीका का। ठीक है, क्या ग्रोथ रेट है, 2.4। 2010-15, 2010 एंड 15 में कितना है, 2.6। और सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ का है, यूरोप का, बिकॉज यूरोप इज़ डेवलप्ड, एंटायर यूरोप डेवलप्ड है और वहाँ का ग्रोथ रेट सबसे कम है। और देखो ग्रोथ पॉपुलेशन जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अब दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब देखो पॉपुलेशन चेंज देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैंने कहा पॉपुलेशन कम करनी है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, कम नहीं करनी। अब पॉपुलेशन चेंज, अब देखो अभी हम ना पैंडेमिक टाइम में है, सबसे रीसेंट एग्जांपल आई एम गिविंग यू। क्या हो रहा है, कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, बट ये गुड साइन नहीं है। ये क्या बता रहा है कि हम इतने डेवलप नहीं है कि हम अभी इन बीमारियों से लड़ पाएँ, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन। ऐसे ही जब HIV एड्स एपिडेमिक्स फैली थी अफ्रीका में और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में और एशिया में, इसकी वजह से भी डेथ रेट बहुत बढ़ गया था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत घट गई थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, तो देखो जब भी आप स्टडी करते हैं तो हर एक टर्म को अंडरस्टैंड करें, हर एक टर्म को समझते चलें, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए
तो आपको पता हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। जब एक बेबी का बर्थ होता है, कोई भी एक बेबी का बर्थ होता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक एस्टिमेट किया जाता है कि इतना जिएगा, ठीक है, इतना इसका लाइफ होगा, इतना लिविंग ईयर्स होंगे, तो वही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लिविंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में माने तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अराउंड 64 to 68 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज होना। जैसे देखो चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म जो पॉलिसी थी उनकी, उससे पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है। बट पेंडेमिक्स की वजह से या अटैक्स की वजह से, हमलों की वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन या द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट एंड फ्रॉम रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। मतलब देखो हमें पता है कि बहुत पहले जब आदि मानव का समय था तो क्या था कि बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ थे नहीं, बीमारियां थी, छोटी छोटी चीज़ों से लोग, पता है बुखार से भी लोग मर जाते थे, वर्स्ट केसेस में बुखार से भी डेथ होता था, ठीक है। और कोविड टाइम का तो क्या ही कहना है, कोविड की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा डेथ रेट बहुत बढ़ गया है। और इंडिया में सेकेंड वेव का इम्पैक्ट इतना नेगेटिव रहा है, इतना बेकार इम्पैक्ट रहा है कि उसमें यंगस्टर्स हो चाहे ओल्ड पॉपुलेशन हो, हर तरह की पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो रही है। तो हाँ, क्या होता है कि पहले जब हम देखें, अगर हम बात करें 1700 ईयर 1700 या उससे पहले की 1600 की, तो पॉपुलेशन कैसी थी? बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, सोसाइटी में अधिकतर लोग इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे। सोसाइटी कैसी थी? रूरल थी, ठीक है, ग्रामीण इलाके थे, और मेन एक ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। तो उससे हमने मूवमेंट शुरू की। अभी हम आज हैं 2021 में हैं, अब हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है, ठीक है, इलिटरेसी को ख़त्म करा गया है, मतलब अभी भी इलिटरेसी है बट फिर भी अब लोग लिटरेट हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है किसी भी सोसाइटी का, इसको ही बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कुछ स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज वो थी जब पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लोग इलिटरेट थे, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो थी, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ वर नॉट एट ऑल डेवलप, राइट। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, बहुत लो थी, पीपल इलिटरेट थे, कुछ भी नहीं था। और 200 साल पहले देखें तो सारी कंट्रीज़ इसी स्टेट में थी। और देखो अभी भी अगर आप देखें तो इस ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखो ये वाली पॉपुलेशन क्या है, ये वाली पॉपुलेशन बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट, तो ये अभी भी फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कनाडा, जापान, वो थर्ड स्टेज में। अभी हम थर्ड स्टेज भी पढ़ने वाले हैं और सेकंड स्टेज भी पढ़ने वाले हैं। और सेकंड स्टेज में क्या होता है? फर्टिलिटी हाई रहती है पर डेथ रेट कम होता है, ठीक है, और राइट, एंड फर्टिलिटी रेट भी कम होता है धीरे धीरे, मतलब बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होता है। सैनिटेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में इम्प्रूवमेंट होता है। मृत्यु दर में कमी आती है, यानी मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट में कमी आती है, ठीक है। और थर्ड और जो लास्ट और इस सेकंड स्टेज में क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रो करती है, स्टेबल रहती है, ठीक है, और धीरे धीरे पॉपुलेशन इलिटरेट से लिटरेट होने लगती है, अर्बनाइज होने लगती है, राइट। एंड थर्ड स्टेज, लास्ट एंड थर्ड स्टेज क्या है? इस स्टेज में बर्थ रेट भी कम होता है, डेथ रेट भी कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए और कनाडा और जापान, यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है एंड डेथ रेट इज़ ऑल्सो लो, got it। and technically these all countries are very advanced, people are literate, ठीक है, educated and urbanized, and the family size, जो यहाँ पे लोगों का परिवारों का जो साइज़ है वो भी कम है। तो इससे हमने देखा कि कैसे मूवमेंट होता है इलिटरेसी, रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल की तरफ। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स है, हमें देखो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है टू इम्प्रूव वुमेन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए। वुमेन हेल्थ यानी महिलाओं की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन कंट्रोल हमें करना है, देखो जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे पॉल्यूशन हो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, कहीं ना कहीं वो इस बढ़ती पॉपुलेशन से
जुड़े हैं। और बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या ही एक मेन कॉज है। तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। हमें पॉपुलेशन को अटैक्स या पेंडेमिक से ख़त्म नहीं करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। जिससे कि जितनी पॉपुलेशन हो हमारे पास, हम उन्हें बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट एजुकेशन, सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कर पाएँ। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कैन बी यूज्ड, टैक्स डिसइंसेंटिव्स कैन बी यूज्ड। देखो जो बड़ी फैमिलीज होंगी उन पे ऐसा करेंगे कि हम उनको टैक्स डिसइंसेंटिव्स देंगे। भाई टैक्स डिसइंसेंटिव्स क्या होते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ते हुए हमें हर टर्म को समझना है। टैक्स डिसइंसेंटिव क्या होता है? जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि जिन फैमिलीज़ में एक बच्चा होगा वहाँ पे उस बच्चे को 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, ये 10th क्लास तक। तो ये क्या होगा? ये एक अट्रैक्शन हो गई जिससे लोग अपनी पॉपुलेशन को मतलब कम रखेंगे। और वहीं अगर हम बोले कि बड़ी फैमिलीज़ पे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो भी अल्टीमेटली क्या करेंगे? लोग अपने फैमिली साइज़ को कंट्रोल में रखेंगे। ओके, सो ये होते हैं टैक्स डिसइंसेंटिव्स, राइट। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट है थॉमस माल्थस ने अपनी थ्योरी में कहा था कि अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो एक दिन इस बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास फूड सप्लाई नहीं होगी। उन्होंने क्या कहा कि फूड सप्लाई जितनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही ना, उससे दुगनी तेज़ी से ना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ऐसा रहेगा तो हमें फेमाइन्स और ड्राउट्स का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वी नीड टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है बाय इफेक्टिव पॉलिसीज़ सो दैट वी कैन डेवलप बेटर, और हम बेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएँ और हमें बेटर लाइफ, सबको, हर इंडिविजुअल के लिए एक बेटर लाइफ का प्रोविज़न कर पाएँ, सबके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ हो, सबको सारी फैसिलिटीज़ मिले। Okay, so this is all about this chapter. I hope you will find this video informative, and I have covered this entire chapter. If you are still having any doubt, any query, any question, you can ask me in the comment box, or you can drop me a mail also. So you can type the answers of these MCQs in the comment box below. I'll be checking, and if there will be any wrong, I'll be correcting it. So that's all for today's video. That's all for this chapter. Entire chapter is completed, and I have ensured that कि सारे topics cover हो जाएं, एक छोटे से छोटा point, एक छोटे से छोटे word की definition भी ना छूटे। So stay tuned and stay healthy, stay safe, and for the next video, till the next video, be happy and enjoy your day. Thank you so much. Do like, share and subscribe this video and share it with your friends so that उन्हें भी benefit मिल सके, और हम सभी, हमारा जो एम है बहुत अच्छा स्कोर करना, सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छे से टॉपिक्स को समझ पाना, वो हम पूरा कर पाएँ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।